हेलो बच्चों, मैं आज आपके बीच रसायन विज्ञान के बेसिक कॉन्सेप्ट पर आधारित वीडियो लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। जैसा कि कक्षा 9, 10, 11, 12 इवन किसी भी बच्चे के लिए जो कि केमिस्ट्री में इच्छुक है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आइए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए, बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री है क्या? वैसे वास्तव में केमिस्ट्री इलेक्ट्रॉनों का विज्ञान है। जनरली केमिस्ट्री या किसी के भी रासायनिक गुण जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉनों के कारण होते हैं, और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये सब जो पाए जाते हैं वो परमाणु के अंदर पाए जाते हैं। तो बेसिक स्किल जब तक आप लोगों में डेवलप नहीं होगी तब तक कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी अवधारणा समझना आप लोगों के लिए टफ हो जाएगा। ऊपर की क्लास में बढ़ते जाते हैं, लेकिन बेसिक स्किल डेवलप न होने के कारण बहुत सी चीज़ें हमें समझनी नहीं पड़ती हैं, रटनी पड़ती हैं, और जहाँ पे रटना आ गया वहाँ पे विज्ञान नहीं होगा, वहाँ पे हो सकता है कुछ समय बाद आप भूल जाओ। तो कोशिश करूंगा कि विज्ञान, रसायन विज्ञान को आप समझे, रटे नहीं। आइए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। परमाणु। देखिए, एटम या परमाणु जैसे हमारे शरीर की सबसे छोटी फंडामेंटल, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट सेल होती है, जैसे हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है जीवधारियों के शरीर की, वैसे ही पदार्थ जो होते हैं वो परमाणु से मिलकर बने होते हैं। यानी तो समझ लो कि लिविंग बीइंग जो है वो अगर सेल से मिलके बने हैं तो नॉन लिविंग बीइंग किससे मिलके बने? एटम से मिलके बने हुए। ठीक है, तो परमाणु किसी भी तत्व या पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण है, वह सूक्ष्मतम कण है जो डिविजिबल नहीं होता है। वह सूक्ष्मतम, किसी भी पदार्थ का सूक्ष्मतम अविभाज्य कण कह सकते हैं हम इसको, अविभाज्य कण या अविभाज्य कण यानी स्मॉलेस्ट नॉन डिविजिबल पार्टिकल ऑफ अ मैटर इज नोन एज एटम। किसी भी मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा अविभाज्य कण जो होगा वो क्या होगा? परमाणु कहलाएगा। एटम यानी हुआ परमाणु। ठीक है, जैसे कोई पदार्थ है, इस पदार्थ को तोड़ते गए टूटता जाएगा, अंत में एक ऐसी अवस्था आएगी, एक ऐसा कण मिलेगा जिसको दोबारा नहीं तोड़ा जा सकता। तो सबसे छोटा जो कण होगा यही कण क्या कहलाएगा? एटम। यानी किसी पदार्थ को हमने तोड़ते गए अंत में एक ऐसी अवस्था आएगी कि उसको और आगे नहीं तोड़ा जा सकता, तो वो सबसे छोटा अविभाज्य कण जो है वही कहलाएगा क्या? परमाणु। किसी भी तत्व का या किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा अविभाज्य कण जो रासायनिक अभिक्रियाओं, जो प्रायः स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, ये फ्री स्टेट में नहीं रह सकता, याद रख लेना। स्वतंत्र यानी फ्री स्टेट में नहीं रह सकता। सबसे सूक्ष्मतम अविभाज्य कण है जो फ्री स्टेट में नहीं रह सकता, यानी स्वतंत्र नहीं रह सकता, यानी ये स्वतंत्र नहीं रह सकता। ठीक है, सबसे छोटा स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो है यह स्वतंत्र नहीं रह सकता, लेकिन उस तत्व या उस पदार्थ के सभी भौतिक व रासायनिक गुणों को प्रदर्शित करता है, तो वह कहलाता है परमाणु। तो याद रख लेना, जैसे हम लोग बने हुए कोशिकाओं के, वैसे मैटर जो है, पदार्थ जो है या द्रव्य जो है वो किससे मिलकर बना हुआ है? परमाणु से। परमाणु किसी भी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता और सूक्ष्मतम अविभाज्य कण है, और उस तत्व या उस यौगिक के या उस तत्व के या उस पदार्थ के सभी भौतिक व रासायनिक गुणों को क्या करेगा? प्रदर्शित करेगा, तो उसे कहेंगे एटम। हालांकि डाल्टन ने कुछ थ्योरी दी थी इसके बारे में, डाल्टन थ्योरी, एटॉमिक थ्योरी आई थी। उसके अनुसार डाल्टन ने कहा था कि प्रत्येक द्रव्य जो है, प्रत्येक पदार्थ, हालांकि उसने यौगिकों के बारे में भी कहा था, लेकिन बाद में पता चला यौगिक अणुओं से मिलकर बने होते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू डाल्टन ने कहा था कि प्रत्येक जो तत्व है या प्रत्येक द्रव्य जो है वो छोटे छोटे अविभाज्य कणों से मिलकर बना होता है, जिसे कहते हैं परमाणु। और इस परमाणु को न तो हम उत्पन्न कर सकते हैं, नहीं नष्ट कर सकते। हालांकि उसे एक रूप से, न तो उसे किसी अभिक्रिया के दौरान हम उत्पन्न कर सकते, नहीं उसे नष्ट कर सकते। हालांकि उसे एक रूप से दूसरे रूप में या एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदला जा सकता है। उसके अलावा उसने कहा था कि एक ही तत्व के सभी परमाणु समान होंगे। भौतिक व रासायनिक गुणों में एक ही तत्व के सभी परमाणु, चाहे द्रव्यमानात्मक रूप में हो या गुणों के रूप में, किसी भी तत्व के परमाणु समान होंगे। यानी एक तत्व एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होगा। जैसे सोडियम की बात करें तो सोडियम में सभी परमाणु किसके होंगे? सोडियम के परमाणु होंगे। ऐसे ही अगर मैं आयरन की बात करूं तो आयरन किससे मिलकर बना होगा? आयरन से बना होगा।
अगला पॉइंट कहता है कि विभिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न भिन्न होते हैं, अलग अलग तत्वों के परमाणु जो होंगे वो अलग अलग होंगे। और अगला इसका पोस्टुलेट्स है, अगला इसका क्या कहते हैं, इसके अगला जो पॉइंट दिया था इन्होंने डाल्टन थ्योरी ने, वो कहते हैं कि विभिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में, एक पूर्ण संख्या के अनुपात में आपस में संयोग करके यौगिकों का निर्माण करते हैं। जैसे सिंपली देखो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है एक निश्चित अनुपात में संयोग करके वो क्या बना लेंगे, यौगिक का निर्माण करेंगे। ये क्या बन गया, वाटर यानी जल। ऐसे ही सोडियम और क्लोरीन के जो परमाणु है एक निश्चित अनुपात में यानी 1:1 में संयोग करके क्या बना लेंगे, NaCl बना लेंगे। तो ये डाल्टन के परमाणु सिद्धांत है। सिंपली परमाणु सोचो कि सबसे छोटा फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ अ मैटर, किसी भी मैटर का या किसी तत्व का। वैसे मॉडर्न डेफिनेशन एटम की भी तत्व के होते हैं परमाणु। तत्व का सूक्ष्मतम अविभाज्य कण जो होता है या सूक्ष्मतम अविभाज्य कण जो प्राय स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, उसे कहेंगे एटम यानी परमाणु। दूसरी बात आती है अणु की। अणु यानी मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल का मतलब क्या हुआ, देखिए मॉलिक्यूल का मतलब वह सूक्ष्मतम कण, वह सूक्ष्म, ये भी सूक्ष्म कण होता है, वह सूक्ष्म कण जो स्वतंत्र रह सकता है। ठीक है, मॉलिक्यूल जो होता है ऐसा स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जो फ्री स्टेट में रह सकता है। तो ऐसा द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन फाउंड इन फ्री स्टेट and can exhibit all physical and chemical property of that matter is known as molecule। किसी भी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र रह सकता है यानी स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है और उस यौगिक की समस्त भौतिक व रासायनिक गुणों को प्रदर्शित करेगा, वो कहलाएगा क्या, अणु यानी मॉलिक्यूल। और मॉलिक्यूल की रचना, मॉलिक्यूल जो होगा, अणु जो होगा, एक, दो या अधिक परमाणु से मिलकर बना होगा। जैसे अगर मैं बात करूं कि अक्रिय गैसें हैं, अक्रिय गैसें जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, ये जो होती हैं एक परमाणु को होती हैं। अक्रिय गैसें एक परमाणु की अवस्था में रह सकती है यानी इनका जो अणु है वो एक ही परमाणु से मिलकर बना होगा। ठीक है, हाइड्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन। ठीक है, हाइड्रोजन हो गया, क्लोरीन, फ्रोमीन, ब्रोमीन हो गया, या नाइट्रोजन हो गया, ये द्विपरमाणुक होती हैं यानी इनके अणु जो होंगे दो परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त हम ये भी कह सकते हैं HCl भी द्विपरमाणुक है ना, HCl द्विपरमाणुक, दो परमाणु से मिलकर बना हुआ है। या NaCl भी दो परमाणुक है, ये भी दो परमाणु से मिलकर बना हुआ है। एक Na हो गया, एक Cl हो गया। HCl एक H, दूसरा Cl, इसमें दो के दो हाइड्रोजन है, दो के दो क्लोरीन है, द्विपरमाणुक। ऐसे त्रिपरमाणुक में ऑक्सीजन हो गया या वाटर हो गया, ये अणु जो है कितने परमाणु से मिलके बने हुए हैं, दो या दो से, ये यहाँ पे 3 परमाणु से मिलके बना हुआ है। तो अणु जो होते हैं किससे मिलके बने होते हैं, परमाणु से। ठीक है, परमाणु से मिलकर अणु की रचना होती है। और अणु जो है यानी मॉलिक्यूल जो है एटम से मिलके बने होते हैं और मॉलिक्यूल्स फ्री स्टेट में रह सकते हैं। एंड molecules exhibit all the physical and chemical property of that compound। उस यौगिक के समस्त भौतिक और रासायनिक गुणों को प्रदर्शित करेंगे और फ्री स्टेट में रह सकते हैं। ठीक है, तो यूनिएटमिक मॉलिक्यूल जो होंगे जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन जो है ये यूनिएटमिक मॉलिक्यूल हो गए। और हाइड्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन ये डाइएटमिक हो गए, दो एटम यानी दो परमाणु से मिलकर बने हुए हैं, ये त्रिपरमाणुक हो गए। ऐसे चतुष्क परमाणु भी होते हैं जैसे NH3 चतुष्क परमाणु है, देखो 1 N 3 S यानी कितने हो गए, चतुष्क परमाणु। ऐसे अष्ट परमाणु भी होता है S8। ठीक है, बाकी परमाणुकता आप लोग ज्ञात कर सकते हैं, जैसे मैंने NH4Cl लिखा तो देखो 1 4 1 5 1 6, 4 हाइड्रोजन, 1 नाइट्रोजन, 1 क्लोरीन, कितने हो गए 6। षट परमाणु हो गया यानी हेक्सा एटमिक हो गया। तो अणुओं की रचना परमाणु से मिलकर होती है। अंतर क्या है, परमाणु फ्री अवस्था में रह भी सकते हैं अथवा नहीं भी रह सकते। जैसे तत्व है, अगर मैंने आपसे कहा
देखो कंफ्यूजन कहाँ पे होता है, अगर जो धातु है, धातु तो परमाणुक अवस्था में आप लिख सकते हैं। मैंने कहा सोडियम लिखो, आपने लिख दिया Na, फ्री स्टेट में रह सकता है। मैंने कहा कैल्शियम लिखो, Ca लिख दिया। मैंने कहा एल्यूमिनियम लिखो, Al लिख दिया। यानी परमाणुक अवस्था में धातुओं को, यानी धातु परमाणु से मिलकर बने होते हैं तो परमाणुक अवस्था में लिख सकते हैं, बल्कि जबकि अधातु जो है वो परमाणुक अवस्था में नहीं रह सकते। जितने भी अधातु है, हाइड्रोजन को हो गए HEH नहीं लिखोगे, हाइड्रोजन गैसीय फॉर्म यानी परमाणुक अवस्था में यानी H2 के रूप में लिखोगे। मैंने आपसे नाइट्रोजन का N नहीं लिखोगे, केवल क्या लिखोगे N2 लिखोगे। फ्लोरीन का H2 लिखोगे, क्लोरीन का Cl2 लिखोगे। ठीक है, तो याद रख लेना धातु जो है परमाणुक अवस्था में पाए जाते हैं, जबकि अधातु जो है मॉलिक्यूलर स्टेट में पाए जाते हैं। ठीक है, यानी अधातुओं के परमाणु आपस में कंबाइंड होकर, आपस में जुड़कर किसकी रचना करते हैं, अणु की रचना करते हैं। और वही अणु जो है फ्री स्टेट में भी रह सकते हैं। ठीक है, फ्री स्टेट में भी रह सकते हैं और उस यौगिक के समस्त भौतिक व रासायनिक गुणों को प्रदर्शित करेंगे। ये तो अणु और यानी एटम एंड मॉलिक्यूल हो गया, यानी परमाणु और अणु हो गया। उसके बाद अगला याद रख लेना, धातुओं को हमेशा एटॉमिक फॉर्म में लिखते हैं। यानी मैंने कहा आपसे कॉपर लिखो, आप केवल Cu लिखोगे, लेकिन मैंने आपसे कहा नाइट्रोजन गैस लिखो, केवल Ne लिखोगे। क्या लिखोगे, N2 लिखोगे। तो अधातुएं आणविक अवस्था में पाई जाती है, जबकि धातुएं परमाणुक अवस्था में पाई जाती है। यानी धातु परमाणु से मिलकर बनी होती है, जबकि अधातुओं के परमाणु आपस में चिपक कर दो या दो से अधिक परमाणु से मिलकर, समान प्रकार के परमाणु आपस में मिलकर क्या बना लेते हैं, अणु बना लेते हैं। जैसे फास्फोरस चतुष्परमाणुक अवस्था में मिलता है, सल्फर अष्टपरमाणुक अवस्था में मिलता है, ओजोन या ऑक्सीजन डाइऑक्सीजन के रूप में ऑक्सीजन मिलता है। तो ये तो क्या हुए, अधातु हुए, जबकि धातु परमाणुक अवस्था में लिखा जाता है। ये आप याद रख लेना, ये बेसिक है। ठीक है, उसके बाद अब बात आती है परमाणु द्रव्यमान की, एटॉमिक मास की। क्या हुआ एटॉमिक मास, देखिए एटॉमिक मास का मतलब हुआ कार्बन 12 के 12वें भाग, यानी 12वां भाग बनता है 1/12, कार्बन परमाणु के 12वें भाग की तुलना में किसी भी परमाणु का जो द्रव्यमान होगा, यानी किसी भी परमाणु का जो द्रव्यमान होगा वो कहलाएगा उसका एटॉमिक मास। यानी एटॉमिक मास का मतलब हुआ कोई भी परमाणु कार्बन 12 के 12वें भाग से कितना गुना भारी है, वो उसका कहलाएगा एटॉमिक मास। कार्बन 12 के 1/12वें भाग से, यानी हम 1/12 कार्बन 12 के मास का, यानी कार्बन का मास होता है 12 का 12वां भाग, यानी 1/12 हो गया ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कार्बन 12 के 12वें भाग से, यानी कार्बन 12 के 12वें भाग से कोई तत्व का परमाणु कितना गुना भारी है, वही बताता है उसका एटॉमिक मास। ठीक है, तो परमाणु द्रव्यमान का मतलब हुआ, परमाणु द्रव्यमान या एटॉमिक मास का मतलब हुआ किसी तत्व का परमाणु कार्बन 12 के 12वें भाग से कितना गुना भारी है, वह उसका कहलाता है क्या, एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास बराबर परमाणु का द्रव्यमान बट्टे कार्बन 12 के 12वें भाग का द्रव्यमान। और एटॉमिक मास को पहले AMU में व्यक्त किया जाता था, एटॉमिक मास यूनिट में। और एटॉमिक मास यूनिट यही हुई कार्बन 12 का 12वां भाग, कार्बन 12 का 12वां भाग, यानी 1/12 ऑफ C12, यानी कार्बन 12 का 12वां भाग ही एटॉमिक मास यूनिट कहला जाता है। ये स्टैंडर्ड यूनिट है। जैसे लंबाई की यूनिट हम किस में मापते हैं, लंबाई को जनरली हम मीटर, ऐसा यूनिट मीटर है, वैसे ही परमाणु द्रव्यमान की जो यूनिट है वो एटॉमिक मास यूनिट है, यानी कार्बन 12 का 12वां भाग है। तो परमाणु द्रव्यमान का मतलब हुआ किसी भी तत्व के परमाणु का द्रव्यमान, किसी भी तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान यह दर्शाता है कि वो उस तत्व के परमाणु का द्रव्यमान कार्बन 12 के 12वें भाग की तुलना में कितना गुना भारी है। तो परमाणु द्रव्यमान को एटॉमिक मास यूनिट, हालांकि आजकल IUPAC ने AMU के बदले यूनिफाइड मास निर्धारित कर दिया है, तो आजकल AMU ने क्या लिखते हैं, केवल यूनिट। तो हाइड्रोजन का कार्बन की तुलना में हाइड्रोजन का मास आता है 1 यूनिट। याद रख लेना, अभी आणविक द्रव्यमान निकालने में आपका हेल्पफुल रहेगा।
हाइड्रोजन का आता है 1 यूनिट। मेन मैं बता देता हूँ, कार्बन का होता है 12 यूनिट। ठीक है, 12वां भाग है, तो 12वें भाग में 12वां भाग है ना, तो 12वां भाग तो 1 एटॉमिक यूनिट हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ, टोटल मास कितना हो जाएगा, 12 यूनिट हो जाएगा। नाइट्रोजन 14 यूनिट, ऑक्सीजन 16 यूनिट, क्लोरीन 35.5 यूनिट, सोडियम 23 यूनिट, मेन लिखा रहा हूं मैं आपको, फॉस्फोरस 31 यूनिट, मैग्नीशियम 12 यूनिट, 12×2 = 24 यूनिट, सॉरी, कैल्शियम 40 यूनिट और पोटेशियम 39 यूनिट। तो मेनली ये आप याद रख लेना। हाइड्रोजन का अगर परमाणु द्रव्यमान 1 यूनिट आता है, यानी कार्बन 12 के 12वें भाग के बराबर आता है। क्या कार्बन 12 के 12वें भाग के बराबर आता है हाइड्रोजन का द्रव्यमान, यानी 1 यूनिट हो गया। ठीक है, तो कार्बन 12 के 12वें भाग से 2 यूनिट ज्यादा, यानी 14 यूनिट हो गया, ये 16 यूनिट, ये इतना हो गया। तो कार्बन 12 को एक स्टैंडर्ड यूनिट माना गया है। ये हो गया क्या, परमाणु का द्रव्यमान। अब परमाणु द्रव्यमान हो गया, अब आणविक द्रव्यमान की हम बात करते हैं। मॉलिक्यूलर आणविक द्रव्यमान का मतलब हुआ मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास का मतलब हुआ किसी भी मॉलिक्यूल का जो मास होगा वो मॉलिक्यूलर मास होगा। किसी भी, इसका मतलब हुआ किसी भी अणु में उपस्थित सभी परमाणु के द्रव्यमानों का योग जो होगा उसका आणविक द्रव्यमान कहलाता है। किसी भी यौगिक के एक अणु में उपस्थित सभी परमाणु के द्रव्यमानों का योग उसका मॉलिक्यूलर मास होगा। अब मैं कहूंगा H2O, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, इसका आणविक द्रव्यमान कितना होगा। इसका आणविक द्रव्यमान अगर आप निकालेंगे तो H2O, हाइड्रोजन का 1 यूनिट होता है, तो 2 हाइड्रोजन है तो 2 यूनिट, प्लस ऑक्सीजन कितना होता है 16 यूनिट, बराबर कितने यूनिट हो गए 18 यूनिट। ठीक है, मैंने कह दिया CH4 का आणविक द्रव्यमान कितना होगा। आपने कहा कार्बन का होता है, देखिए 12 यूनिट, प्लस हाइड्रोजन का 1 यूनिट होता है, तो 4 हाइड्रोजनों का 4 यूनिट होगा, बराबर कितने यूनिट 16 यूनिट। मैंने आपसे कहा कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होता है, कार्बन का होता है 12 यूनिट, प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 2 ऑक्सीजन है तो 16 दूनी 32 यूनिट, बराबर कितने यूनिट 32 में 12 जोड़ो कितने यूनिट हो गया 44 यूनिट। तो ये क्या हो गया, मॉलिक्यूलर मास हो गया। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास मॉलिक्यूल का होता है, यानी अणु का मास, जो किसी भी अणु में उपस्थित समस्त परमाणु के द्रव्यमानों का योग उसका आणविक द्रव्यमान यानी मॉलिक्यूलर मास होगा। सेम मॉलिक्यूलर मास की तरह ही फॉर्मूला मास भी होता है, लेकिन क्या अलग होता है, देखिए अंतर इतना होता है, जो सूत्र द्रव्यमान होता है यानी फॉर्मूला मास यूज फॉर आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड का मतलब हुआ आयनिक यौगिक, सेम है। समझ लो कि मॉलिक्यूलर मास ही फॉर्मूला मास है, लेकिन आयनिक यौगिकों के लिए आणविक द्रव्यमान न कहकर सूत्र द्रव्यमान कहा जाता है ना। आणविक यौगिकों का तो आणविक द्रव्यमान होगा, लेकिन आयनिक यौगिकों का कौन सा होता है, फॉर्मूला मास होता है। जैसे मैंने आपसे कह दिया सोडियम क्लोराइड, ये एक आयनिक यौगिक है। ठीक है, आयनिक यौगिक क्या होते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। अभी जनरली देखो ये आयन से मिलके बने हुए हैं, ये बना होता है Na+ प्लस Cl- से। ठीक है, तो इस प्रकार के यौगिक जो आयनों से मिलके बने होते हैं उसे कहते हैं आयनिक यौगिक। तो आयनिक यौगिकों का क्या होता है, आणविक द्रव्यमान न होकर फॉर्मूला मास होता है, यानी सूत्र द्रव्यमान होता है। तो NaCl का सूत्र द्रव्यमान क्या होगा, देखो सेम वही है, Na का रख दिया 23 यूनिट, प्लस क्लोरीन का रख दिया 35.5 यूनिट, इज इक्वल टू जोड़ दो कितना होगा 58.5 यूनिट। होता एक ही है कि केवल अगर स्पेसिफिक टर्म यूज करें तो हम क्या कहेंगे, आयनिक यौगिकों का आणविक द्रव्यमान न कहकर फॉर्मूला मास कहेंगे। ठीक है, फॉर्मूला मास यानी सूत्र द्रव्यमान कहेंगे। ऐसे आयनिक यौगिक जैसे CaCl2 है, CaCl2 का क्या होगा, देखिए कैल्शियम 40 और क्लोरीन का कितना होता है 35.5, 35.5 का दुगना 71 और 111 यूनिट।
देख लो, जोड़ लो, 35 दूनी 70, 71 हो गया, 71 यूनिट और 40 यूनिट, 7 4 11, 111 यूनिट। ठीक है, तो याद रख लेना, आयनिक यौगिकों का आणविक द्रव्यमान न लिखकर क्या लिखते हैं, फॉर्मूला मास लिखते हैं। ठीक है, तो आज ये चीजें हमने टर्म आज पढ़े। परमाणु, परमाणु का मतलब सबसे छोटा फंडामेंटल पार्टिकल है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है और जो डिविजिबल भी नहीं है। सबसे छोटा अविभाज्य, किसी भी द्रव्य का, किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा अविभाज्य कण जो है, सूक्ष्मतम अविभाज्य कण, उसे कहते हैं परमाणु। इस ये डिविजिबल नहीं, ये फ्री स्टेट में नहीं रहता है, मुक्त अवस्था में नहीं रह सकता है सामान्यतः, और उस यौगिक के सभी भौतिक व रासायनिक गुणों को प्रदर्शित करेगा। हालांकि अणु भी वही है, सूक्ष्मतम कण है जो कि किससे मिलकर बना होता है, अणु जो होता है परमाणु से, दो या दो से अधिक परमाणु से मिलकर बना हो सकता है। ये परमाणु समान भी हो सकते हैं जैसे हाइड्रोजन के केस में, ये परमाणु भिन्न भी हो सकते हैं जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड के केस में एक हाइड्रोजन है और दूसरा क्लोरीन है। ठीक है, तो अणु जो है ये फ्री स्टेट में रह सकता है, ये फ्री स्टेट में रह सकता है, ये फ्री स्टेट में नहीं रह सकता है। परमाणु का द्रव्यमान कार्बन 12 के 12वें भाग की तुलना में किसी भी तत्व के परमाणु का द्रव्यमान, यानी किसी भी तत्व का परमाणु कार्बन 12 के 12वें भाग की तुलना में कितने गुना भारी है, वो उसका कहलाएगा परमाणु द्रव्यमान। तो ये जैसे परमाणु द्रव्यमान मैंने लिखा दिए, एक हाइड्रोजन का 1 होता है, कार्बन का 12 यूनिट होता है, नाइट्रोजन का कितना होता है परमाणु द्रव्यमान 14 यूनिट होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। उसके बाद एटॉमिक मास यूनिट, तो कार्बन 12 को स्टैंडर्ड यूनिट के रूप में लिया जाता है, तो कार्बन 12 का 12वां भाग जो होगा वो कहलाएगा 1 AMU। आजकल AMU यूज न करके IUPAC सिस्टम द्वारा केवल यूनिफाइड मास यानी यू का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम AMU 23 AMU न लिखे 23 U लिख दिया। ठीक है, उसके बाद आणविक द्रव्यमान, एक अणु में उपस्थित सभी परमाणु के द्रव्यमानों का योग जो होगा, परमाणुक द्रव्यमानों का योग जो होगा उसका आणविक द्रव्यमान कहलाएगा। याद रख लेना, आणविक द्रव्यमान और फॉर्मूला मास यानी मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला मास सेम है, केवल अंतर इतना है कि अणुओं के केस में, तो सामान्य अणु के केस में तो हम आणविक द्रव्यमान निकालते हैं, लेकिन आयनिक यौगिकों के केस में या आयनिक कंपाउंड के केस में हम क्या निकालते हैं, फॉर्मूला मास। बाकी निकालने की मेथड सेम है, परिकलन एक ही हिसाब से करते हैं, लेकिन मतलब समझ लो कि अलग नाम से जानते हैं। आयनिक यौगिकों में एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास ना कह के क्या कह लेंगे, फॉर्मूला मास कह देंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।